हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स इन शॉर्ट एंड इजी वे। लास्ट लेक्चर तक हम कर रहे थे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्टडी। उसके बाद में अगला जो टॉपिक आता है अपना, वो आता है अगला टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है वो देखो, इसका सिंबल दिया जाता है फाई से। फ्लक्स का सिंबल किसे दिया जाता है? फाई से। अच्छा, फ्लक्स होता क्या है? फ्लक्स होता है परपेंडिकुलर फ्लो। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, किसी भौतिक राशि का परपेंडिकुलर फ्लो होता है, वो फ्लक्स बनाता है। और इलेक्ट्रिक फ्लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंबाइंड के अंदर बोला जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखी हुई किसी सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर ये सरफेस रखी हुई है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखी हुई किसी सरफेस के परपेंडिकुलरली पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या। इस सरफेस के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब जैसे कि ये सरफेस है, इस सरफेस से ऐसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके परपेंडिकुलर पास होगी, वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बनाएगी? इससे रिलेटेड फ्लक्स बनाएगी। तो ये जो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस के परपेंडिकुलरली आ रही होगी, ये पूरी की पूरी क्या बनाएगी? इससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगी, जिसका सिंबल क्या होता है? फाई होता है। और इलेक्ट्रिक के लिए ई बदल दिया जाता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्या रियल के अंदर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि किसी भी सरफेस, जैसे कि ये बोर्ड एक सरफेस के अंदर है, इस सरफेस एक्स वाई के अंदर रखा हुआ है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलरली यानी कि जेड एक्सिस के अलोंग क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी जेड एक्सिस के अलोंग। तो क्या होगी? इस एक्स वाई के परपेंडिकुलर होगी। तो ये कितनी, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी जो सरफेस पे परपेंडिकुलरली आएगी, वो क्या करेगी? इस सरफेस से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निर्माण करेगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगी। यानी कि कहने का मतलब, किसी सरफेस पर आने वाली परपेंडिकुलर लंबवत आने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस सरफेस से संबंधित, उस सरफेस से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाती है। किसी सरफेस के, जैसे कि ये सरफेस है, इस सरफेस के लंबवत आने वाली, लंबवत गुजरने वाली जितनी भी बल रेखाओं की संख्या होगी, वो कुल बल रेखाओं की संख्या उस सतह से संबंधित इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगी। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे फॉर्मूला के रूप में। फॉर्मूला के रूप में इसे ऐसे लिखेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी हुई। अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर मान लिया कुछ सरफेस ऐसे रखा हुआ है, कोई सरफेस ऐसे रखा हुआ है, जैसे कि ये नोटबुक रखा हुआ है, ये नोटबुक ऐसे रखा हुआ है। तो नोटबुक ऐसे रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी? इनके परपेंडिकुलरली पास होगी, परपेंडिकुलरली पास होगी। तो ये जो सरफेस होगा, इस सरफेस से रिलेटेड क्या बनाएगी? इस सरफेस पे जितनी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगी, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी, वो पूरी की पूरी क्या बनाएगी? इसके रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगी। तो इसके परपेंडिकुलर आ रही है, तो इस सरफेस से रिलेटेड क्या बनाएगी? वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगी। लेकिन अगर मैं इस सरफेस को यूं थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं, किसी एंगल के ऊपर रख दूं, तो क्या होगा? देखो, इस सरफेस के लिए अभी एक एरिया वेक्टर की बात करते हैं। एरिया वेक्टर क्या होता है? देखो, जैसे कोई सरफेस है, तो सरफेस का एरिया वेक्टर कैसा होता है? सरफेस का एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। सबसे पहली बात तो एरिया वेक्टर क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि सरफेस ऐसा है तो उसका एरिया वेक्टर कैसा होगा? उसका एरिया वेक्टर ऐसा होगा। दूसरी बात, आउटसाइडर होगा, बाहर की तरफ जाने वाला होगा। जैसे कि दो सरफेस ऐसा रखा हुआ है एक ब्लॉक, तो इसके लिए इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा? इसके लिए इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली और बाहर निकलता हुआ होगा। और इस सरफेस के लिए परपेंडिकुलरली और बाहर निकलता हुआ होगा। तो एरिया वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो दूसरी बात, बाहर निकलता हुआ रहता है। तो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर अगर किसी सरफेस को रख देंगे, तो वो सरफेस इस इलेक्ट्रिक सरफेस से गुजरेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से गुजरेगी, तो इससे संबंधित फ्लक्स का निर्माण भी करेगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निर्माण भी करेगी। ठीक है, लेकिन ये तो नॉर्मल बात होगी, जनरल केस हो गया। अगर उसको किसी एंगल के ऊपर, जैसे कि एक सरफेस है ये वाली, इसको किसी एंगल से रख दिया, इसको किसी एंगल पर रख दिया, एंगल पर रख दिया, तो अब इससे जो सरफेस होगी, इस सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स कितना होगा उसकी बात करते हैं। देखो,
ये एक भले या डिस्क जो रख दिया, इस डिस्क का छोटा सा पार्ट ए डीए एरिया ले लिया, डीए छोटा सा पार्ट हो गया इसका डीए, और वो डीए जो होगा, उस जो डीए एरिया जो वेक्टर होगा, अच्छा एरिया जो होता है ना, ये क्या होता है, ना वेक्टर होता है ना स्केलर होता है। ये इसको कभी स्केलर के रूप में यूज ले लिया जाता है, कभी इसको वेक्टर के रूप में। जहां डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है, डायरेक्शन आते ही ये जो एरिया हो जाता है, ये क्या हो जाता है, वेक्टर फॉर्म हो जाता है। और जनरली नॉर्मल केस में अंदर ये क्या चलता रहता है, स्केलर के अंदर चलता रहता है। तो जहां पर डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है वहां पर ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, और इसका वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, और इसका डायरेक्शन किधर होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटसाइडर। तो जैसे कि ये सरफेस ऐसा रखा हुआ है, अब ये सरफेस ऐसा रखा हुआ है, अगर ये ऐसा होता सीधा तो उसका एरिया वेक्टर ऐसा होता। अगर ये थोड़ा टेढ़ा हो गया तो इसका एरिया वेक्टर भी थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। किस पर, जिस एंगल से ये टेढ़ा हुआ है उसी एंगल से इसका ये एरिया वेक्टर, छोटा सा एरिया वेक्टर, वो भी टेढ़ा हो जाएगा। अतः इस एरिया वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बी ए कोस ऑफ थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बी ए साइन ऑफ थीटा। अब देखो इनमें से कौन सा फ्लक्स बनाएगा और कौन सा फ्लक्स नहीं बनाएगा। किसी सरफेस के परपेंडिकुलर आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो वो फ्लक्स बनाती है। सरफेस के परपेंडिकुलरली क्या होता है, एरिया वेक्टर, यानी कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर समानांतर होती है, पैरेलल होती है, तो वो फ्लक्स बनाती है। और एरिया वेक्टर अगर ऐसा हो, जैसे किसी सरफेस ऐसा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हो, सरफेस भी ऐसा हो, तो सरफेस का एरिया वेक्टर तो किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस से फ्लक्स नहीं बनाएगी, क्योंकि वो लंबवत नहीं, वो उसके पैरेलल है। किसी सरफेस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्लक्स नहीं बनाती है, इसका एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उस सतह से संबंधित इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बनता है। जो पैरेलल होता है एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, उसी से संबंधित फ्लक्स बनता है। देखो इसे ऐसा समझ सकते हैं, जैसे कि ये सरफेस ऐसा रखा हुआ है, ये सरफेस ऐसा रखा हुआ है, और इसका एरिया पूरा ये है। इस पूरे एरिया का थोड़ा सा कंपोनेंट तो ये वाला ए वेक्टर ए साइन थीटा वाला ये वाला हो गया, और जो ए कोस थीटा वाला होगा वो सरफेस ये वाली होगी। तो जो ए कोस थीटा वाली सरफेस होगी ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होगी, तो ये तो फ्लक्स बनाएगी। और ये जो ए साइन थीटा वाली होगी, ये ए साइन थीटा वाली इससे फ्लक्स नहीं बनाएगी। तो इसके लिए क्या लिखा जाता है, इस छोटे से एरिया के कारण छोटा सा जो फ्लक्स बनता है, इस छोटे से एरिया के कारण जो छोटा सा फ्लक्स बनता है ना, फ्लक्स, इसका छोटा सा फ्लक्स क्या लिख सकते हैं, डी फाई। ये जो डी फाई होता है उसको लिखा जाता है ई डॉट डी ए, और डॉट प्रोडक्ट हटता है तो इन दोनों के बीच का एंगल आता है ई डी ए कोस ऑफ थीटा। ये होता है छोटा सा फ्लक्स, फ्लक्स होता है, ये छोटा सा फ्लक्स होता है। और इसका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट होता है, अगर कांस्टेंट ना हो तो इसको कैसे लिखा जाता है, वेरी के रूप में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड परिवर्तित हो रहा है ई डी ए से। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट हो, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो उसके लिए क्या लिखा जाता है, फाई इक्वल टू ई ए लिखा जाता है सीधा सीधा। कोस थीटा क्या होता है, एरिया के और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का एंगल, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का एंगल होता है कोस थीटा। अच्छा इसका यूनिट लिखते हैं, यूनिट क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, और एरिया का होता है कितना, मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर गया, तो इसका यूनिट क्या बनता है, इसका यूनिट जो बनता है वो बनता है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। डायमेंशन क्या बनता है इसका, डायमेंशन देखो, डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन कूलम, और ये हो गया एरिया। इसका फोर्स का होता है कितना, m1 l1 t-2, इसका होता है a1 t1, इसका होता है कितना l2। तो ये l2 और l1 इसके अंदर है, तो इसका जो डायमेंशन बनेगा, डायमेंशन कभी भी याद मत रखा करो, डायमेंशन हमेशा फॉर्मूले से डायरेक्ट बन जाता है, m1 l3 a-1 t-3। तो ये हो गया इसका डायमेंशन, ये हो गया इसका यूनिट। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किसी सरफेस के
परपेंडिकुलरली गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो संख्या होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या उस सरफेस से संबंधित इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाती है। जैसे कि किसी सरफेस को अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देंगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से इस सरफेस के देखो दो कंपोनेंट हो जाएंगे इसके, एक कंपोनेंट तो ये वाला हो जाएगा, इस सरफेस के ऐसे दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट तो एक कंपोनेंट तो ये इधर वाला हो जाएगा और एक कंपोनेंट ये इधर वाला हो जाएगा। ये वाला जिसका एरिया वेक्टर ये है गया डी ए साइन ऑफ थीटा और ये वाली सरफेस जिसका एरिया वेक्टर हो गया डी ए कोस ऑफ थीटा। तो क्या होगा, ये जो साइन थीटा वाली होगी इससे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलली पास हो जाएगी, लंबवत नहीं आएगी, तो इससे कोई फ्लक्स नहीं बनेगा। फ्लक्स किससे बनेगा हमेशा, डी ए कोस थीटा वाली से, जो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलरली होगी उसी से हमेशा फ्लक्स बनेगा। तो ये हो गया फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आगे बात करते हैं इससे संबंधित कुछ दो चार न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एरिया वेक्टर की कुछ क्वांटिटीज हमेशा याद रखना कि एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलरली और आउटसाइड में होता है। जैसे कि कोई सरफेस, कोई प्लेट जो कि कोई बॉडी जो भी होगी, कोई सरफेस एक्स वाई प्लेन के अंदर रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन के अंदर रखा हुआ है, तो उसका एरिया वेक्टर किधर होगा, जेड में होगा। अगर एक्स जेड के अंदर रखा हुआ है तो एरिया वेक्टर किधर होगा, एरिया वेक्टर होगा इसका वाई के अंदर। और वाई जेड के अंदर रखा हुआ है तो उसका एरिया वेक्टर किधर होगा, एरिया वेक्टर एक्स डायरेक्शन के अंदर होगा। तो ये काम आता है, बहुत अच्छा सा काम आता है ये, और सबसे ज्यादा तो ये फ्लक्स के अंदर ही काम आता है एरिया वेक्टर का जो साइन होता है। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, एक प्लेट है, एक प्लेट जिसका एरिया 10 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इसका एरिया 10 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है और ये एक्स जेड प्लेन के अंदर रखा हुआ है। एक प्लेट जिसका एरिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्स वाई प्लेन के अंदर रखा हुआ है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 3i केब प्लस 5j केब के अनुसार है। 3j केब 5i केब वोल्ट पर मीटर है। तो इस प्लेट से संबंधित क्या बताना है अपन को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। इस प्लेट से संबंधित इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। तो देखो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है ई डॉट ई वेक्टर या डॉट ए वेक्टर या ई ए कोस थीटा। तो देखो ई तो हमें वेक्टर फॉर्म में पता है, ए भी वेक्टर फॉर्म के अंदर पता है, लेकिन ए का डायरेक्शन नहीं पता। देखो अगर प्लेट एक्स जेड के अंदर रखा हुआ है तो एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, वाई के अंदर यानी जे केब के अंदर हो जाएगा। तो एरिया ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पता है हमें 3i केब प्लस 5j केब डॉट एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा 10j केब हो जाएगा। इसका एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, एरिया वेक्टर हो जाएगा 10j केब हो जाएगा। i केब j केब, i केब डॉट j केब कितना होता है 0 होता है और j केब डॉट j केब कितना होता है 1। तो ये हो जाएगा कितना फ्लक्स, फ्लक्स हो जाएगा 50 वोल्ट मीटर, ये इससे संबंधित फ्लक्स बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। भुजा ए लंबाई के गन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर रखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एक कांस्टेंट है। हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन ही बता देता हूँ मैं। क्वेश्चन ये है कि एक घन जो है हाँ एक घन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट एक्स स्क्वायर के अंदर, ई नॉट एक्स स्क्वायर आई केब के अंदर है।
मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन के अंदर है, उसका मान कितना है, ई नॉट एच स्क्वायर है। इस जो गन है, जो क्यूब है, इसका डायमेंशन दिया हुआ कितना, ए दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि इस गन से रिलेटेड जो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इस गन से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो होता है ई ए कोस ऑफ थीटा। अगर ई चेंज होगा तो यहाँ पर समाकलन का साइन आ जाएगा, इंटीग्रेशन का। अब देखो पहली सरफेस तो ये होगी जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि ये गन ऐसे रखा हुआ है तो इस गन की इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तक टकराएगी तो इससे संबंधित फ्लक्स बनाएगी, बाकी के पैरेलली चली जाएगी, फिर आगे जा करके एंड वाली दीवार से फिर टकराएगी, फिर यहाँ से निकलेगी तो यहाँ से फ्लक्स बनाएगी। तो फ्लक्स किससे बनाएगी, दो दीवारों से, एक तो ये वाली सतह और एक ये वाली सतह। तो इसका फ्लक्स φ1 मान लेते हैं, इसका φ2 मान लेते हैं। तो देखो φ1 क्या होगा, ये वाली सतह है, इस वाली सतह का एरिया तो हो जाएगा ए स्क्वायर, एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। लेकिन एरिया वेक्टर होगा किधर, सरफेस इधर है तो सरफेस के आउटसाइड और बाहर की तरफ, तो एरिया वेक्टर होगा इधर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर की तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 180। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब ये यहाँ से ये वाला पॉइंट A0 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ये A0 दिया हुआ पॉइंट, A0 पॉइंट दिया हुआ। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये दूरी के साथ चेंज होगा, इस वाली दूरी ए दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई नॉट ए की जगह रखोगे तो एक्स की जगह ए स्क्वायर डॉट ए का मान कितना होगा, एरिया का मतलब ए स्क्वायर, इस वाली सरफेस का जो ये वाली सरफेस होगी जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेगी, ये ए स्क्वायर आ गया। और इनके बीच का एंगल, एंगल कितना हो जाएगा 180, कोस 180 का मतलब कोस 180 डिग्री। तो ये हो क्या, ई नॉट ए की पावर 4 माइनस 1, तो जो φ1 हो जाएगा, φ1 हो जाएगा माइनस ऑफ ई नॉट ए की पावर 4 हो जाएगा। सेकेंड φ2, अब φ2 क्या होगा, ये वाली सरफेस, इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल 0, तो ई ए कोस ऑफ 0 समाकलन करोगे। अब देखो ई का मान कितना होगा, यहाँ पर तो था ई का मान ई नोट एक्स के साथ बदल रहा है तो ई नोट ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर ए और ए ये दूरी कितनी हो गई 2a हो गई 0, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा ई नोट 2a का स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर, इसका एरिया तो वही रहेगा ए स्क्वायर, और कोस ऑफ 0 का मतलब 1, तो यहाँ पर अब की बार कितना हो जाएगा 4 ई नोट ए की पावर 4, ये हो जाएगा φ2। अब नेट फाई कितना हो जाएगा, कुल इससे रिलेटेड फ्लक्स कितना हो जाएगा, इस गन से रिलेटेड, इस ट्यूब से रिलेटेड कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा φ1 प्लस φ2, φ1 कितना है माइनस ई की पावर माइनस ई नोट ए की पावर 4, ये 4 तो कितना हो जाएगा 3 ई नोट ए की पावर 4, ये इससे रिलेटेड नेट फ्लक्स हो जाएगा। तो एक चीज का ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी ना हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हो तो फ्लक्स आ जाएगा कुछ ना कुछ, लेकिन अगर सोच के देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी ना होता, ये इसके साथ में इसके साथ में चेंज ना हो रहा होता, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ ई नोट के रूप में होता, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ई नोट, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता ई नोट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में बदलने वाला ये फैक्टर नहीं होता, तो यहाँ पर आता ई नोट ए स्क्वायर और यहाँ पर भी आता ई नोट ए स्क्वायर। तो जो पॉजिटिव ये वाला जो होता है वो नेगेटिव के अंदर होता है, ये वाला होता क्या पॉजिटिव के अंदर। यानी कि अगर मैं बोल दूं समरूप, समरूप का मतलब यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई सरफेस रखा हुआ है, कोई बंद सरफेस क्लोज सरफेस रखा हुआ है, क्लोज सरफेस रखा हुआ है, तो उस क्लोज सरफेस से रिलेटेड जो फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स होगा, वो कितना होगा 0 होगा, क्योंकि इससे आने वाला जो हो जाएगा माइनस ए और इससे आने वाला हो जाएगा प्लस ए, तो नेट कितना हो जाएगा 0। लेकिन वो कब होगा, जब यूनिफॉर्म होगा। अगर यूनिफॉर्म नहीं है, डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहां पर कुछ ना कुछ फ्लक्स का मान आएगा। अब आगे चलते हैं, फ्लक्स के बाद में इस फ्लक्स से रिलेटेड ही एक थ्योरी दी थी गाउस नामक साइंटिस्ट ने, तो उसके बारे में इसका स्टडी करते हैं। गाउस लॉ,
गाउस लॉ क्या था? गाउस लॉ भी इसी से संबंधित, इसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ, इसी से मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड ही था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो क्या होता था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो ये बताया गया कि किसी सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई, उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके लिए क्या बताया गया कि उनकी जितनी भी संख्या आ रही है उनके थ्रू बनाएगी, उससे रिलेटेड फ्लक्स बनाएगी, उस सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स बनाएगी। उसी के आगे उसी फ्लक्स के रिलेटेड गाउस नामक साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी कि जैसे कि गाउस ने क्या बोला कि कोई चार्ज होगा, उस चार्ज से संबंधित कोई चार्ज होगा, उस चार्ज बंद सतह के अंदर होगा। तो बंद सतह के अंदर होगा तो नॉर्मली सोच के देखो, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से चार्ज क्या करेगा? चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करेगा? इस सरफेस से परपेंडिकुलरली पास होगा। इस सरफेस से परपेंडिकुलरली पास होगा तो इस सरफेस से क्या बनाएगा? फ्लक्स बनाएगा। फ्लक्स कितना होगा? फाई इक्वल टू ए होगा। ये तो होता है फ्लक्स। लेकिन गाउस ने क्या किया? गाउस ने बताया कि फ्लक्स तो पास होता है, लेकिन वो गाउस ने फ्लक्स किसके बारे में बताया? चार्ज से रिलेटेड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं बताया। फ्लक्स तो डायरेक्ट हमने किसके रूप में देखा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के रूप में। लेकिन गाउस ने क्या बताया? गाउस ने चार्ज से रिलेटेड होता है कि चार्ज जब किसी सरफेस के अंदर रहता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, और वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे प्रोड्यूस करता है उसके बारे में बताया गया। तो गाउस ने क्या बोला कि किसी बंद सतह के अंदर, किसी क्लोज सरफेस के अंदर, किसी बंद सतह या क्लोज सरफेस के अंदर उपस्थित नेट चार्ज या फुल चार्ज, परिबद्ध फुल चार्ज जो होता है उस सतह से संबंधित फ्लक्स बनाता है। और वो फ्लक्स कितना बताता है? वो फ्लक्स बनाता है फुल चार्ज इनटू निर्वात की 1/निर्वात की विद्युतशीलता, परमेबिलिटी, वैक्यूम परमेबिलिटी। फ्लक्स कितना बताता है? उस सरफेस, उस क्लोज सरफेस के अंदर फुल चार्ज इनटू 1/ वैक्यूम परमेबिलिटी, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता बताया गया। तो इसने बताया वही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पीछे क्या पढ़ गया है कि किसी सरफेस से परपेंडिकुलरली पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या क्या होती है? फ्लक्स बनाती है। लेकिन उनको प्रोड्यूस कौन करता है? चार्ज करता है। तो यहाँ पर हमने चार्ज के रूप में, गाउस ने इसने चार्ज के रूप में दिखाया। पहले हम क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, इलेक्ट्रिक फील्ड ई के रूप में पढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में पढ़ गया है। यहाँ पर उसने क्या बताया कि चार्ज के रूप में इसका फॉर्मूला कैसे होता है, बस वो बताया, कुछ खास बात नहीं थी। तो क्या बोला गाउस ने कि किसी सरफेस के अंदर उपस्थित, किसी बंद सतह के अंदर, सतह बंद होनी चाहिए, किसी बंद सतह के अंदर, किसी बंद क्लोज सरफेस के अंदर उपस्थित कुल चार्ज उस सतह से संबंधित क्या बनाते हैं? फ्लक्स बनाते हैं। और वो फ्लक्स कितना बनाते हैं? वो फ्लक्स तो उसके बारे में बताया कि वो फ्लक्स कितना होता है? कुल चार्ज इनटू 1/निर्वात की विद्युतशीलता, इतना बताया उन्होंने। अब जैसे कि इस सरफेस के लिए बोला जाए तो इस सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स कितना होगा? इस सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स होगा कुल चार्ज कितना? Q1 + Q2 - Q3/ε0। तो ये इस सरफेस से संबंधित इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ। इसके संबंधित अब कुछ पॉइंट होते हैं कि गाउस के जो लॉ होता है, गाउस के लॉ से संबंधित कुछ ना कुछ पॉइंट दिए जाते हैं, कुछ से वो होते हैं स्पेशल। पहली चीज तो क्या होती है? पहली चीज तो ये होती है कि उस चार्ज को परिबंध करने के लिए, जैसे कि चार्ज Q1, Q2 - Q3 और यहाँ पर Q4 रखा हुआ है, ये चार चार्ज रखे हुए हैं। तो इन चार्ज को जो बंद करने वाली, क्लोज करने वाली सरफेस होती है ना, इस क्लोज करने वाली सरफेस को क्या बोला गया? गाउसेस सरफेस बोला गया। जो बंद करने वाली जो सरफेस, चार्ज को बंद करने वाली, क्लोज करने वाली जो सरफेस थी, उस चार्ज को बंद करने वाली सरफेस को क्या बोला गया? गाउसियस सरफेस बोला गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया कि जो फ्लक्स होता है ना, इस सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स जो होता है वो अंदर वाले चार्ज पर ही निर्भर करता है, बाहर वाले चार्ज पर निर्भर नहीं करता है। क्योंकि हम इस अंदर वाले चार्ज, बंद सतह के जो चार्ज, उनके बारे में गाउस स्टडी करता है, तो बोलता है कि जो फ्लक्स होगा वो अंदर वाले चार्ज पर ही डिपेंड करेगा, बाहर वाले चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा। बाहर वाला जो चार्ज होगा इस बंद सतह से कोई भी फ्लक्स नहीं बनाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद के अंदर एक दो पॉइंट और दिए इसने, गाउस नामक साइंटिस्ट ने एक दो पॉइंट और दिए हैं। हाँ, अगर ये जो अंदर वाला जो चार्ज होगा, अंदर वाला जैसे कि नेट चार्ज ये Q1, Q2 और -Q3, अगर इन -Q3 का मान इससे ज्यादा हो गया, मतलब कि नेट चार्ज
नेगेटिव वाला हो गया तो इससे रिलेटेड फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा, नेट चार्ज जीरो हो गया तो रिलेटेड फ्लक्स जीरो हो जाएगा, और नेट चार्ज अगर पॉजिटिव हो गया तो रिलेटेड फ्लक्स पॉजिटिव वाला हो जाएगा। वो कोई बड़ी बारी बात नहीं है। तो ये गाउस ने बताया था। अब उसके बाद में इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा फॉर्मूला आता है वो ये आता है कि इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो तो होता है ई है ना। और जो गाउस ने बताया, गाउस ने क्या बताया फ्लक्स का फॉर्मूला, गाउस ने फ्लक्स का फॉर्मूला बताया कि समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि दोनों ही फ्लक्स से संबंधित है तो दोनों ही एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये वाला जो फॉर्मूला है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे के जितने भी डेरिवेशन होंगे इससे पूरा का पूरा डेरिवेशन इसी पर बेस्ड होगा और उसी से आसानी से, बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाएंगे पूरे के पूरे डेरिवेशन। तो हमें कुछ नहीं करना होगा, फ्लक्स निकालना होगा किसी सरफेस से, किसी सरफेस से संबंधित चार्ज निकालना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, कुछ भी निकालना होगा तो वो आसानी से इस फॉर्मूले से आ जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जहाँ पर जो सरफेस मानी जाती है ना गाउस के नियम के अंदर, जो सरफेस, वो सरफेस कैसी भी हो सकती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी बनाई है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर इस रूल का, इस फॉर्मूले का उपयोग करते हुए जो हम गाउस की सरफेस मानेंगे वो गाउस की जो सरफेस होगी वो सिमेट्रिकल होनी चाहिए, सममित होनी चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर इससे रिलेटेड एरिया निकालना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस एरिया से पास हो रहा है। और अगर टेढ़ी मेढ़ी सरफेस बनाएंगे तो उससे एरिया निकालना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा, नामुमकिन सा काम हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए जो सरफेस यूज करते हैं वो सरफेस सिमेट्रिकली यूज करते हैं जनरली। गाउस ने तो क्या बोला,